गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है सितंबर 29 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह है फिर से आपके लिए कुछ टॉपिक्स यहाँ पे लेके आया हूँ। जैसे कि आप क्लियरली आज देख सकते हो नंबर ऑफ टॉपिक्स ज्यादा है, तो आज हमारा दिन अच्छा है, तो ज्यादा समय आपको नहीं लगेगा न्यूज़पेपर के एनालिसिस पढ़ने में। आज कुछ खास एडिशनल आर्टिकल भी यहाँ पे नहीं है जैसा कि आप देख सकते हो, तो कुछ गिने चुने से आर्टिकल है जिसको हम लोग थोड़ा देखेंगे। और लेकिन एक बात अच्छी है कि आज मोस्टली आर्टिकल जो है वो नए हैं, इसके पहले हम लोगों ने इसके बारे में ज्यादा बात नहीं किया है, एक आध आर्टिकल को छोड़ के। चलिए तो पहला देखते हैं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के बारे में बात करेंगे। कहां से आया, क्या इसका मकसद था, क्योंकि इसको थोड़ा भी एक्सटेंड कर दिया गया है, इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बारे में बात करेंगे जीएस पेपर 3 से। उसके बाद पढ़ेंगे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में, क्योंकि जब से बिपिन रावत जी की अनफॉर्चुनेट डेथ हुई थी हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर, तब से ये पोस्ट खाली पड़ी हुई थी। तो अभी हमारे नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को अपॉइंट कर दिया गया है, तो उसके बारे में बताऊंगा आपको। ये भी बताऊंगा कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, उनका फंक्शन क्या होता है, उनका काम क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में बात करेंगे। फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ खास ऑब्जर्वेशंस की हैं। बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको ये बताऊंगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या कॉन्टेक्स्ट होता है, थोड़ा बहुत उसके बारे में बात कर सकते हैं। रेफरेंडम में क्या होता है, प्लेबिसाइट क्या होता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, थोड़ा बहुत इसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं, क्योंकि यूक्रेन के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है। बे ऑफ बंगाल इशू, ये बेसिकली आज का एडिटोरियल सेक्शन है जिसको हम लोग थोड़ा पढ़ने वाले हैं कि बे ऑफ बंगाल क्यों इंपॉर्टेंट है, वहां पे हम क्या क्या थ्रेट्स वहां पे हैं, कैसे उसको इंप्रूव कर सकते हैं। एक अच्छा मुझे लगता है यहाँ पे मेंस के पर्सपेक्टिव से ठीक ठाक सा आंसर आप लिख सकते हो इसके थ्रू। इंटरस्टेट रिवर्स के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, ये भी बेसिकली आज का एडिटोरियल सेक्शन है। तो दो एडिटोरियल आज हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि एक्सप्लेनर सेक्शन आज एक्चुअली में कुछ खास था नहीं यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, तो उसको कंपनसेट करने के लिए मैंने दूसरा एडिटोरियल यहाँ पे डाल दिया है। और वैसे आज कोई बहुत ज्यादा आर्टिकल थे भी नहीं पेपर में, तो अच्छा दिन है, आज ज्यादा समय हमें लगेगा नहीं। ठीक है जी, चलिए। तो अगर हम लोग पहले आर्टिकल पे जाएं तो क्या कहता है, सेंटर एक्सटेंड्स फ्री राशन स्कीम फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने फर्दर उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। देखिए बताता चलूं आपको कि ये जो स्कीम है इसे कहा जाता है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो इसमें लिखा हुआ है, देखिए गरीब कल्याण यानी कि पुअर जो हमारी पॉपुलेशन है सिर्फ उनको ही टारगेट किया जाता है। गरीब कल्याण, उनका कल्याण करना है, उनका वेलफेयर करना है। क्यों करना है, देखिए जब कोविड शुरू हुआ था, ठीक है, तो आपको पता है कि सबसे पहला लॉकडाउन कब लगा था, मार्च के समय में लगा था। अब जब लोगों की जॉब चली गई थी, जो माइग्रेंट वर्कर्स थे वो अर्बन एरिया से अपने गांव में जा रहे थे, है ना, काम धंधा किसी के पास था नहीं, इकोनॉमी डाउन चली गई थी, सब कुछ बंद हो गया था। तो देखिए इंसान को सरवाइव करने के लिए सबसे पहले तो फूड चाहिए होता है ना, फूड चाहिए होता है। तो वो फूड, अब देखिए हमारे जो गोडाउन्स वगैरह हैं, जो हमारे एफसीआई के पास है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास, भैया उस पे एक्सेसिव वीट, एक्सेसिव राइस उनके पास था पहले से। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम लोग ऑलरेडी हमारे पास जो आपका जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, हमारा जो फूड जो हमारा फूड एक्ट है, सिक्योरिटी एक्ट है, उसके तहत जो हम लोग पहले से स्कीम चला रहे थे जिसमें फ्री राइस और वीट दिया जाता है, उसी अब वो काफी नहीं है। ठीक है, तो उसी में एडिशन किया गया था अप्रैल 2022 में। तो नई स्कीम लॉन्च की गई थी जिसे कहा गया था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। आपने ध्यान देना है, जो पहले हमारे पास स्कीम है फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के तहत, वो अभी भी कंटिन्यू कर रही है। जो ये नई वाली स्कीम है ये उसमें एडिशन होता है, ठीक है, एडिशन होता है। तो क्या मिलता है इसमें आपको, उसके एडिशन में 5 किलोग्राम आपको ग्रेन मिलता है, वीट मिलती है या राइस मिलता है फॉर फ्री। जो 5 केजी पहले से ही मिल रहा था उसके एडिशन में है। तो ये लाइन आपने थोड़ा ध्यान रखना है, मुझे लगता है प्रीलिम्स में जो है इस तरह की लाइंस आपसे काफी पूछ लेते हैं। तो मार्च में हम लोगों ने इसको, अप्रैल में शुरू किया था क्योंकि मार्च में तो लॉकडाउन ही लगा था सबसे पहले, तो पहले हम लोगों ने इसको 3 महीने के लिए चलाया था, वो हमारा फर्स्ट फेज था। फिर इसको हम लोगों ने 3 महीने के लिए फर्दर एक्सटेंड कर दिया, फिर 3 महीने के लिए फर्दर एक्सटेंड कर दिया। तो अब तब से लेके अभी तक हम इसको एक्सटेंड करते आ रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने फर्दर इसको 1 अक्टूबर से इसको एक्सटेंड कर दिया था, यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो अभी दिसंबर 31 तक ये स्कीम चलने वाली है, इन एडिशन टू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम जिसमें हम लोग पहले से देते हैं। ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को यहाँ पे टारगेट किया गया था इस स्कीम के थ्रू, बहुत जबरदस्त स्कीम है। अब आप ये सोच रहे हो कि सर ऐसे हम लोग फ्री में राशन देते हैं तो इसको सरकार को क्या बेनिफिट होता है। देखिए गवर्नमेंट हर काम बेनिफिट के लिए नहीं करती है, गवर्नमेंट का पर्पस है वेलफेयर, क्योंकि हम लोग एक वेलफेयर स्टेट हैं।
है ना, एक सोशलिस्ट स्टेट की तरफ हम लोग, हालांकि हमारे यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी है बट लेकिन सोशलिस्ट वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी ऐड किया गया है, मतलब वेलफेयर स्टेट है। तो सरकार बेनिफिट के लिए कुछ नहीं करती है, बहुत बार सरकार को नुकसान भी होता है, ठीक है, स्टेट को नुकसान भी होता है। देखिए फिस्कल डेफिसिट की जैसे बात करते हैं तो नुकसान क्या हो रहा है, देखिए इनका कहना है कि 2017 के बाद अब तक इंडिया में सबसे कम स्टॉक देखा गया है राइस का और व्हीट का। और जैसा कि आपको पता है इस बार हीट वेव वगैरह चला था, फ्लड वगैरह भी आया था, तो ओवरऑल पैडी कल्टीवेशन भी इस बार कम हुआ है, तो यानी कि पैडी की ग्रोथ भी इस समय इंडिया में कम होगी। तो पहले ही हमारा स्टॉक काफी लो चल रहा है, तो अब बस जो है अगर बहुत ज्यादा ड्रॉट इंडिया में आ जाता है तो कल को सिचुएशन बिगड़ सकती है, लेकिन सरकार ने भी जो है कुछ कैलकुलेशंस वगैरह करके यहाँ पे अच्छे से चीज को किया होगा ऑफ कोर्स। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के बारे में, ठीक। अलग अलग फेज है इसके, तो अभी लास्ट फेज चल रहा, हम तो उम्मीद ही करेंगे कि लास्ट फेज चल रहा होगा, ताकि अब तो लोगों को थोड़ा सी इकोनॉमी ओपन अप हो गई है ना, कामगार उनका मिलना शुरू हो गया है। तो लेट्स सी के आगे क्या होने वाला है। चलिए, ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फाइंड्स बुद्धिस्ट केव्स टेम्पल्स इन बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व क्या है, मध्य प्रदेश में। आपको थोड़ी सी लोकेशन दिखा देता हूँ। देखिए ये है हमारा मध्य प्रदेश, जिसके अंदर बहुत सारे नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, माधव नेशनल पार्क, क्या है, माधव नेशनल पार्क, और इधर आता है आपका बांधवगढ़ नेशनल पार्क। माधव नेशनल पार्क भी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये क्यूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या क्यूनो नेशनल पार्क के बिल्कुल पास में पड़ता है। तो जब भी अभी थोड़े दिन पहले हम लोगों ने चीता को इंट्रोड्यूस किया, कहाँ पे किया है, क्यूनो में किया है। क्यूनो से थोड़ा आप राजस्थान में जाओगे ना आगे, यहाँ पे आपको रणथंभौर टाइगर रिजर्व मिलेगा, और यहाँ मिलता है माधव नेशनल पार्क। तो चीता जो है ना वो क्यूनो नेशनल पार्क में घूमते हुए कभी कभी कॉरिडोर के थ्रू माधव में भी आ सकते हैं, और कॉरिडोर के थ्रू जो है रणथंभौर में भी जा सकते हैं। तो इसलिए तो थोड़ा सा मैंने इसका आपकी लोकेशन बताना जरूरी था। हाँ, बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है इंपॉर्टेंट है, और इसके ना हिस्टोरिकल, बांधव का मतलब होता है ब्रदर, और गढ़ का मतलब होता है किला, फोर्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ये इसीलिए फेमस है, ऐसा एक हिस्टोरिकल ऐसा माना जाता है कि जब प्रभु श्री राम जो है वो यहाँ से श्रीलंका जा रहे थे, तो यहाँ से होके गुजरे थे, और उन्होंने यहाँ पे किला बनाया था, और लक्ष्मण को ये जिम्मेदारी दी थी कि वो इस किले से श्रीलंका के ऊपर जो है नजर रखे, ठीक है। तो इसीलिए जो है इसका नाम रखा है बांधवगढ़। ब्रदर मतलब यहाँ पे लक्ष्मण की बात हो रही है, गढ़ मतलब किला, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्यों है ये, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप हिस्ट्री में जाओ तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क ना, उसमें सिर्फ जानवर नहीं थे भाई, उसमें ना बहुत ज्यादा कल्चरल एक्टिविटी भी होती थी। यहाँ पे जो है बहुत सारी बुद्धिस्ट साइट भी पाई जाती हैं, स्तूपास पाए जाते हैं। यहाँ पे जो है हिंदू रिलीजन के रिगार्डिंग भी जो है बहुत सारी रॉक कट, ठीक है, रॉक कट टेम्पल्स पाए जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे रॉक कट स्कल्पचर्स भी हैं, समझ रहे हो, और अलग अलग लैंग्वेज में बहुत सारे स्क्रिप्चर्स वगैरह भी यूं नो दीवारों वगैरह के ऊपर लिखे हुए हैं। तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क काफी इंपॉर्टेंट है, आज से नहीं काफी पहले से इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ था 1938 में पिछली बार जो है एक एफर्ट किया गया था जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क में कुछ छुपी हुई गुफाएं, केव्स वगैरह निकाली जाएं। तो काफी सारी केव्स उन्होंने निकाली थी। 1930 के बाद अभी 2022 में एक और अटेम्प्ट किया गया है, और इस अटेम्प्ट में बहुत मजेदार चीजें मिली हैं, बहुत सारी केव्स मिली हैं, ठीक है, बहुत सारी बुद्धिस्ट केव्स मिली हैं, स्तूपा। तो सोच के देखिए पिछले 84 इयर्स की बात कर रहे हैं, 84 इयर्स, और अभी तो पता नहीं कितना खजाना होगा वहां पे। खजाना नॉट इन द सेंस ऑफ ट्रेजर, मतलब एक सोना चांदी नहीं, वो भी हो सकता है, लेकिन कितने सारे जो है हमारे स्क्रिप्चर्स, टेम्पल्स, बुद्धिस्ट केव्स की आर्ट्स वगैरह, पेंटिंग्स वहां पे अभी भी छिपी हुई हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी एक नया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हम लोगों ने यहाँ पे खोज लिया है। तो बड़ी डिस्कवरी है, छोटी डिस्कवरी नहीं है, तो इसको लोड लेना है क्योंकि प्रीलिम्स में इस तरह की चीज आपसे पूछेगा। बुद्धिस्ट केव्स वहां पे मिली हैं, स्तूपास वहां पे मिली हैं, और ब्राह्मणी इंस्क्रिप्शंस आपको मिली हैं। ब्राह्मणी एक लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, जो दीवारों वगैरह पे इंस्क्रिप्शंस वगैरह लिखी गई है, ब्राह्मणी लैंग्वेज में लिखी गई है। आपने ध्यान देना है, ये पूछेगा आपसे प्रीलिम्स में वो, ठीक है, इसको रिप्लेस कर देगा किसी और चीज के साथ। 2nd सेंचुरी एडी और हिंदू टेम्पल मिले हैं 9th से लेकर 11th सेंचुरी एडी तक के मिले हैं, और माना जा रहा है कि वहां पे दुनिया के लार्जेस्ट वराहा स्कल्पचर्स भी देखने को मिले हैं। वराहा स्कल्पचर्स वो होते हैं जो पत्थर को काट के बनाए जाते हैं। दुनिया के सबसे बड़े वराहा स्कल्पचर्स हो सकता है बांधव टाइगर रिजर्व के अंदर मिले हों, मतलब मिले हैं, अभी वो मेंशन करें भैया वो लार्जेस्ट है कि नहीं, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। बात यह है जो वराहा स्कल्पचर्स मिले हैं उसमें आपको क्या मिला है,
जो विष्णु के 10 अवतार होते हैं, 10 इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु, उनको डिवोट किया गया है। ये ध्यान देना आपने, प्रीलिम्स में पूछेगा वो शिवा, विष्णु, शक्ति जो है ऐसे इस तरह से आपसे पूछ सकता है। 10 अवतार यहाँ पे मिले हैं, ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो थोड़ा यही है, बाकी तो इसमें तो ज्यादा डिटेल आपको जानना नहीं है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंस्क्रिप्शन वगैरह वहां पे मिले हैं ना, कई सिटीज के नाम वहां पे उन्होंने मेंशन किए हैं, जैसे मथुरा, कौशाम्बी, पावता। तो ये जो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं ना, उनका नाम, क्योंकि उस समय ट्रेड वगैरह हुआ होता होगा, वो सारी चीजें। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीजें जो है यहाँ पे गुप्ता पीरियड के टाइम से भी जो है वो देखी गई हैं। तो ये कुछ चीजें आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए माधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बारे में। टाइगर रिजर्व के बारे में तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मैंने डाल दिया है। ये विंध्या हिल्स के अंदर पड़ता है, मेघालय मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, उमरिया डिस्ट्रिक्ट में विंध्या हिल्स, ध्यान रखना है, सतपुड़ा नहीं है, विंध्या है। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। पहली बार 1968 में जो है इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था। यूजली क्या है यहाँ पे, ट्रॉपिकल वेट डेसिडियस फॉरेस्ट ड्यूरिंग टाइम ऑफ मॉनसून और ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, दोनों तरह के बेसिकली यहाँ पे फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं, साल, बैम्बू जो है वहां पे ज्यादा पाया जाता है। महुआ जो है वहां पे एक लोकल प्लांट होता है, और वहां के जो लोकल ट्राइबल पॉपुलेशन है वो वहां के उससे लोकल दारू बनाती है बेसिकली। ठीक है, महुआ उसको बोला जाता है, थोड़ा ये आपने ध्यान रखना है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में छोटी सी स्लाइड मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है। ठीक है, ये एक मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ की एक अटैच्ड एक एजेंसी होती है, ध्यान रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है, इसका काम क्या है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो है वो रिसर्च करता है, कंजर्वेशन करता है, प्रोटेक्शन करता है, प्रेजर्वेशन करता है ऑफ एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स। ठीक है, और काफी बेसिकली ब्रिटिशर्स के टाइम में इसको बनाया गया था 1861 के अंदर, और फिर हम लोगों ने एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड द आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स एक्ट भी हम लोगों ने 1958 में पास किया था, जिसके तहत ये सारी चीजें यहाँ पे की जाती हैं। जेम्स कनिंघम जो है उन्होंने स्टेप लिया था इसको फाउंड करने का, और उनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। किसको कहा जाता है, जेम्स कनिंघम। ये आपने जो है इसका ध्यान रखना है, और नई दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, और ये जो चीजें मैंने ऊपर आपको बताई ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। कहता है कि ईस्टर्न कमांड्स एक्स चीफ अनिल चौहान जी हमारे नेक्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होने वाले हैं। देखिए, जब से बिपिन रावत जी की अनफॉर्चुनेट डेथ हुई है तो वो पद जो है वेकेंट पड़ा हुआ था। ठीक है, लेकिन अभी फाइनली हम लोगों ने अपॉइंट कर दिया है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अपने नए एक्स चीफ अनिल चौहान जी को वहां पे कर दिया है। अब ये हर छोटी छोटी चीज आपको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के आपके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए, चीफ ऑफ डिफेंस जो स्टाफ होते हैं ना, वो 4 स्टार जनरल ऑफिसर होते हैं। ध्यान रखना है, प्रीलिम्स में आपसे वो रिप्लेस करेगा, इसको 3 स्टार बोलेगा। 3 स्टार नहीं है भैया, 4 स्टार है। ठीक है, और वो इनका मेन काम क्या है, इनका मेन काम है जो हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री होती है उसके लिए एडवाइजर का काम करना। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो हमारी ट्राई सर्विस है, मतलब आर्मी है, नेवी है, इंडियन एयर फोर्स है, उनके बारे में भी जो है डिफेंस मिनिस्ट्री को एज एन एडवाइजरी प्रोवाइड कराना। बेसिकली क्या है, ये हमारी सरकार, ठीक है, गवर्नमेंट और जो हमारी फोर्सेस हैं उनके बीच में ब्रिज का काम करता है। ठीक है, और आपको बताता चलो कि ये एक सिविल पद होता है। ठीक है, ये कोई ऐसे मिलिट्री पद नहीं है, सिविल पद होता है, तो बीच में ब्रिज का काम करता है। कुछ एडवाइस वगैरह देना हुआ वो सब कर दिया। चीफ ऑफ जो स्टाफ कमेटी होती है ये उसके परमानेंट चेयरमैन होते हैं। उसके अलावा थोड़े समय पहले हम लोगों ने डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर भी बनाया था, उसको भी ये हेड करते हैं। एक्चुअली 2019 में ही हम लोगों ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद जो है वो बनाया था, इससे पहले ये एग्जिस्ट नहीं करता था। हालांकि हमारे पास जो कारगिल कमेटी थी वो जो हम लोगों ने बनाई थी, उन्होंने इसको तब सजेस्ट किया था, लेकिन अभी तक ये बना नहीं था। 2019 में सरकार ने इसको बना दिया। देखिए, कई बार क्या होता है कि हमारी जो अलग अलग सर्विसेज होती है ना, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनके बीच में ना बहुत कोऑपरेशन नहीं हो पाता है, तो फ्रिक्शन हो जाता है। लाजमी सी बात है भैया, सबके फंक्शन अलग हैं, और कई बार बजट को लेके, कई बार सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेके, कई बार डिमांड्स को लेके। देखिए, हमारे यहाँ पे क्या है ना, इंडियन फोर्स, आर्मी सबसे ज्यादा सेंटर में होती है। माना जाता है कि जो इंडियन एयरफोर्स और इंडियन जो नेवी होती है वो आर्मी का सपोर्ट सिस्टम होता है, ऐसा इंडिया में माना जाता है। इसलिए हमारे डिफेंस में जो सबसे ज्यादा पैसा अलॉटमेंट होता है वो भी आर्मी को होता है, फिर नेवी को होता है, सबसे कम एयर फोर्स को होता है, क्योंकि इसको प्राइमरी फोर्स कम माना जाता है, हेल्पिंग फोर्स ज्यादा माना जाता है। तो ऐसी कुछ चीजों की वजह से कई बार फ्रिक्शन भी हो जाता है इनके चीफ्स के बीच में। तो भैया उनके बीच में जो है कोऑपरेशन वगैरह करें, भाईचारा लेके आए, तो ये भी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का यहाँ पे एक पर्पज होता है। उसके अलावा सरकार जो वेपन्स वगैरह को प्रोक्योर करती है,
अब देखिए अलग अलग जो ये हमारी ट्राई सर्विसेज होती हैं वो अपनी अपनी अलग अलग डिमांड भेजती हैं कि भाई किसी को नेवी में क्या चाहिए या एयरफोर्स के लिए क्या क्या विमान चाहिए, सबको प्रोक्योरमेंट करनी रहती है ना। तो प्रोक्योरमेंट जब करती है सरकार हमारा, तो उस समय पे भी जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एक एडवाइजरी का काम करते हैं प्रोक्योरमेंट के टाइम पे। ठीक है, आपको बताता चलूं कि ये एक सिविल पद जैसा है ना, ये सेक्रेटरी वाली भूमिका में है, एडवाइजरी नेचर इनका होता है। तो इनके पास कमांड अथॉरिटी नहीं है, मान लो कल को युद्ध हो गया तो इनके पास कोई कमांड अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ एडवाइजरी नेचर के लिए ही होते हैं। इवन हमारे जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी होती है उसके भी एडवाइजरी रोल के ऊपर रूप में काम करते हैं। तो किया तो इनको इसीलिए था कि भाई कुछ कोऑपरेशन वगैरह उनके बीच में आएगा। अब वो कितना सक्सेसफुल हुआ है नहीं हुआ है उसमें भी बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं, और इसीलिए शायद सरकार ने अभी अपॉइंटमेंट करने में थोड़ा देर भी कर दिया था, क्योंकि सरकार इसको रीथिंक कर रही थी कि भाई इसको रखें कि ना रखें, क्या करना किया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेंच टू चेक इफ ग्रेटर कर्व्स, कर्व का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, बी इम्पोज्ड मतलब उसको अप्लाई करना ऑन द मिनिस्टर स्पीच। बेंच टू चेक, किसकी बात कर रहा है, बेंच की बात कर रहा है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की बात कर रहा है, हमारे सुप्रीम कोर्ट के बेंच की बात कर रहा है। तो बेंच, अब देखिए बेंच के पास किसी ने एप्लीकेशन लगाई थी। देखिए कई बार लोग क्या होते हैं ना, हमारे जो नेता लोग होते हैं वो भावनाओं में बह जाते हैं भाई। इलेक्शन के टाइम में कई बार वो प्रेस वगैरह में जो ब्रीफिंग वगैरह होती है उसमें कुछ भी बोल देते हैं, किसी भी कास्ट को लेके, रिलीजन को लेके, कम्युनिटी को लेके बोल देते हैं ना, गोड्स वगैरह को लेके कुछ भी बोल देते हैं। उनके ऊपर कोई खास रिस्ट्रिक्शंस नहीं है हमारे नेताओं के ऊपर। लेकिन आप दो बात सोच के देखिए, अगर मैं किसी बात को बोलता हूं अपनी क्लास में तो उसका एक अलग इम्पैक्ट होगा। अगर कोई नेताजी, अगर कोई एमएलए है, एमपी है, अगर वो कोई ऐसी बात बोलता है नफरत भरी, तो उसका जो है बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है। ठीक है, हर किसी का अपना अपना एक इन्फ्लुएंस होता है। तो नेता लोगों का इन्फ्लुएंस ज्यादा है, क्योंकि जब ये इस तरह की नफरत भरी बातें करते हैं, हेट स्पीच देते हैं, तो वही उसका रिएक्शन होता है और वायलेंस भी होता है, राइट्स वगैरह होते हैं। तो ये एप्लीकेशन डाली गई कोर्ट के अंदर के साहब क्या हम लोग इनके स्पीच को कर्व कर सकते हैं क्या, ताकि वो उलूल जुलूल बातें ना करें। तो कोर्ट ने ये कहा है कि भाई एमपीज और एमएलएस की फ्रीडम को रिस्ट्रिक्शन जितनी उनके ऊपर है ना उतनी काफी है। हाँ, आर्टिकल 91 और 92 जो है उनको प्रोवाइड कराता है फ्रीडम, लेकिन हम लोग हर चीज के अंदर नहीं जा सकते ना कि क्या बोलें क्या ना बोलें। ठीक है, एक कानून है हमारे पास, वो रिस्ट्रिक्शन लगाता है, लेकिन इतनी ज्यादा हर सेंटेंस के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो बेसिकली उन्होंने कहा कि सेल्फ रेगुलेशन होता है, नेताओं को खुद अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि भाई इससे इंपैक्ट हो सकता है। ठीक है, गलत तरीके से, और वैसे भी अगर कुछ ज्यादा बोलते हैं तो वो तो हमारे आईपीसी के अंदर वैसे भी कवर हो जाता है, हेट स्पीच के अंदर में है ना, इंडियन पिनल कोड के अंदर कवर कर ही लिया जाता है। तो इनका ये कहना है कोर्ट का कि भाई ज्यादा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को भी हम लोग अगर कर्व करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज के अगेंस्ट में ही जाता है, जो हमारे डेमोक्रेटिक इथोस हैं। क्योंकि ये चीज कहीं रुकती नहीं है, जाके जुडिशरी की हद हो जाएगी। मतलब उन्होंने कहा है कि भैया ये बहुत ज्यादा जुडिशियल एक्टिविज्म हो जाएगा अगर हम लोग नेताओं की स्पीच को ही रोकने लगेंगे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। तो आप जो है इस चीज को मेंशन कर सकते हो डेफिनेटली अपने आंसर वगैरह में। बात यह है कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है इंडिया में वो फंडामेंटल राइट है, राइट। और कई बार लोग क्या करते हैं ना, ज्यादा हॉलीवुड फिल्में देख लेते हैं, उनको लगता है कि भैया फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपका अल्टीमेट राइट है, एब्सोल्यूट राइट है और कोई इसको रोक नहीं सकता। कई बार आपने किसी सेलिब्रिटीज को या लोगों को देखा होगा सुनते हुए, वो कुछ भी बोल देते हैं और फिर कहते हैं यार ये तो मेरा फ्रीडम ऑफ, ये तो मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अरे भाई आप अमेरिका में नहीं हो, अमेरिका में फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट है, इंडिया में नहीं है। ठीक है, तो आप इंडिया के हिसाब से बात करिए, आप कुछ भी नहीं बोल सकते हो। सरकार, कानून, कोर्ट आपके ऊपर रोक लगा सकता है, अनलिमिटेड पावर नहीं है आपको। ठीक है, आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर रह के ही बात करनी पड़ती है इंडिया में। ये हमारा कानून कहता है, हमारे जो फोर फादर्स थे, कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे, वो ये सब बोल के गए हैं। ठीक है, तो ये अमेरिका नहीं है, यूरोप नहीं है कि आप कुछ भी बोलिए सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ, वहां चलता है। वहां पे लोग अपने अमेरिका के फ्लैग्स को भी जला देते हैं, वहां सब चलता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वहां पे, यहाँ नहीं है भाई। तो हमारे यहाँ पे कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, और आप वो थोड़ा सा देख लीजिए। तो देखिए कुछ 5-6 कंडीशंस इन्होंने यहाँ पे दी हैं जिनके बेसिस पे आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को थोड़ा कर्व किया जा सकता है। जैसे पहला इन्होंने कहा है भैया सोवरेनिटी एंड द इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। तो हमारी जो सोवरेनिटी है और जो हमारी कंट्री की एकता है, इंटेग्रिटी है, अगर उसके खिलाफ कोई कुछ बोलता है तो डेफिनेटली
उस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, स्पीच को कर्व किया जा सकता है। और ये हम लोगों ने ऐड किया था 16th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, आई थिंक ये 1963 या 1968 में हुआ था, इतना मुझे थोड़ा ध्यान नहीं है, बट 1960s में हुआ था ये। ठीक है, उस समय इंडिया में जिस तरह की एक्टिविटीज चल रही थी, क्योंकि नया नया देश आज़ाद हुआ था, 15-20 साल ही हुए थे, है ना, सबका अलग अलग इंटरेस्ट था, वो हर स्टेट की अलग डिमांड्स हो रही थी, क्या उनका अलग अलग स्टेट्स बनाया जाए, है ना। उस समय गुजरात महाराष्ट्र को अलग किया गया, 64 में हरियाणा पंजाब को अलग किया गया, कई सारे स्टेट उस समय अलग हो रहे थे, तो एक भावना उस तरह की बन रही थी। तो उस समय जो है 16th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास करके सरकार ने ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर। ठीक है, तो अगर कोई देश के खिलाफ, सॉवरेनिटी के खिलाफ, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ कुछ बोलता है, कुछ करता है, तो डेफिनेटली उसकी स्पीच को कर्ब किया जा सकता है। फिर आ जाता है सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, तो ये भी कुछ कुछ उसी के जैसा है। अगर आप कोई वायलेंट क्राइम आप करते हो, मर्डर किसी का कर देते हो, या लोगों को एनकरेज करते हो किसी को मर्डर करने के लिए, जैसे नेताओं की बात चली गई ना, कि अगर कोई नेता जो है इस तरह की बातें करता है जिससे पब्लिक ऑर्डर जो है वो डिस्टर्ब होता है, ठीक है, उस केस में भी जो है आप जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कर्ब कर सकते हो। ठीक है, फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट्स, भैया हमारे जो जो मित्र देश हैं, अगर उनके खिलाफ कुछ बोलते हो, प्रोपेगेंडा वगैरह चलाते हो, तो डेफिनेटली उस केस में भी कर्ब किया जा सकता है। डिसेंसी एंड द मोरालिटी, यानी कि पब्लिक प्लेस में, भाई हमारा देश में जो है हमारा एक अलग हमारा कल्चर है, हमारी सोच है, तो ऐसा नहीं है भैया पब्लिक प्लेस में आप जो है कोई इमोरल या इनडिसेंसी दिखा रहे हो, है ना। कई बार होता है ना कि जैसे पब्लिक प्लेस में लोग दारू पी के कुछ भी अश्लील हरकतें करते रहते हैं, है ना, कुछ निब्बा निब्बी लोग टाइप के भी जो है अश्लील हरकतें करते रहते हैं पार्क्स वगैरह में बैठ के, राइट। वो एक मोरालिटी और डिसेंसी के खिलाफ जाता है सोसाइटी के, उस केस में डेफिनेटली आपको रोका जा सकता है। ठीक है, आपने थोड़े समय पहले कोई क्लिप वीडियो वायरल हुआ था, पार्क में बैठ के दो कपल जो है वो काफी अश्लील हरकतें कर रहे थे, जब पुलिस ने आके उनको जब रोका और उनसे बातचीत करना शुरू किया, तो वो कहने लगे कि ये तो मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मैं फ्री कंट्री में रहता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अरे भाई, आप पार्क के अंदर नहीं कर सकते ना, ठीक, आप अपना प्राइवेट प्लेस में जाइए, आप जो मर्जी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको पब्लिक प्लेस में रहना है, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना है, तो ये पब्लिक डिसेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। हमारा इंडियन पीनल कोड जो है आर्टिकल 2 सेक्शन 292 294 भी यही कहता है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ऑफ कोर्स इसके बारे में हम लोग अच्छी खासी बात कर चुके हैं। अगर कोई आदमी कोर्ट के आदेश को मानने से मना करता है, उसके फाइन नहीं देता है जो कोर्ट ने उसके ऊपर लगाया है, या फिर वो कोई आदमी कोर्ट के खिलाफ कुछ बोलता है, जजिस को जो है स्कैंडलाइज करता है, तो उस केस में भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया जा सकता है, आपकी फ्रीडम को कर्ब किया जा सकता है। डिफेमेशन वाले केस में भी किया जा सकता है, जैसा कि हमने देखा होगा सेलिब्रिटीज और नेता लोग एक दूसरे के खिलाफ जो है डिफेमेशन के केस डाल देते हैं। तो अगर कोई किसी को रिडिक्यूल करता है, हेट्रेड एक्सपोज कर रहा है, कंटेम्प्ट वगैरह कर रहा है, तो उस केस में भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कर्ब किया जा सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई हम लोग जो भी बोलते हैं या जो भी लिखते हैं, गाना गाते हैं, वो एब्सोल्यूट नहीं है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। यूक्रेन रेफरेंडम रिजल्ट पॉइंट टू द रशियन एनेक्सेशन। देखिए, जो यूक्रेन का आपका इसका जो ईस्टर्न हिस्सा है, ठीक है, यहाँ पे जैसे डोनबास वाला रीजन है, थोड़ा सा साउथ वाला जो हिस्सा है, ये रशिया ने ऑलरेडी अनेक्स कर लिया है। ठीक है, क्योंकि रशिया और यहाँ पे ज्यादातर जो लोग हैं वो रशियन सपोर्टर ही हैं, तो उनकी सपोर्ट से ही यहाँ पे काफी ज्यादा रिवोल्ट वगैरह पहले भी हो रहे थे, रिबेलियन हो रहा था। तो अभी क्या हो रहा है, अभी यूक्रेन जो है वो अपनी टेरिटरी को वापस ले रहा है ना, यूक्रेन रशिया वालों को पीछे धकेल रहा है। आपने हम लोगों ने इसके बारे में बात किया था। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, रशिया ने रेफरेंडम करवाया, और रेफरेंडम में ये पाया गया, उसका जब आउटकम आया कि भाई यहाँ के जो मैक्सिमम लोग हैं वो रशिया के साथ रहना चाहते हैं। तो होगा क्या, रशिया जो है इस रीजन को सेपरेट कंट्री डिक्लेयर कर सकता है, और सेपरेट कंट्री भी डिक्लेयर कर सकता है, उसको अपनी खुद की कंट्री का भी इंटीग्रल पार्ट डिक्लेयर कर सकता है। तो होगा क्या, जब और जैसे मान लो यहाँ पे डोनबास है, डोनबास को सेपरेट कंट्री डिक्लेयर कर दिया गया रशिया के द्वारा। अब डोनबास को रशिया ने रिकॉग्निशन दे दिया, और डोनबास ने उसी टाइम रशिया के साथ जो है एक डील किया, सिक्योरिटी डील किया कि प्रोटेक्शन करने के लिए। तो यूक्रेन अगर इसके ऊपर अटैक करता है, हालांकि डोनबास यूक्रेन की टेरिटरी है, लेकिन क्योंकि रशिया ने इसको सेपरेट कंट्री आइडेंटिफाई कर लिया है रेफरेंडम करके, तो अगर यूक्रेन फर्दर डोनबास के ऊपर अटैक करता है तो इसे रशिया के ऊपर अटैक माना जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है रशिया काफी हार्श
टेक्निक्स भी यूज कर सकता है यूक्रेन के अगेंस्ट में, ये बोल के कि यार यहाँ तो यूक्रेन या रशिया के लोग रहते हैं, ये तो रिकॉग्नाइज्ड है और ये मेरे लोगों के खिलाफ जो है अटैक कर रहा है यूक्रेन। तो इस तरह की चीजें की जाती हैं। तो रेफरेंडम क्या होता है, ये वर्ड आपको काफी सुनने को मिलता है। रेफरेंडम बेसिकली देखिए, जब इंडिया पाकिस्तान आजाद हुए थे, मतलब हमारा जब बंटवारा हुआ था अनफॉर्चुनेटली, उस समय में भी कई सारी जगह पे रेफरेंडम करवाया गया था। जैसे हमारा नॉर्थ फ्रंटियर था, ठीक है, जो कि है ना, पाकिस्तान का नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन आता है, नॉर्थ फ्रंटियर, वहां पे भी रेफरेंडम करवाया गया था। उस रेफरेंडम में वहां पे लोगों ने कहा था कि उनको पाकिस्तान ज्वाइन करना है। तो इस तरह की चीजों में रेफरेंडम बहुत बार करवाया जाता है। तो बेसिकली क्या है ना, रेफरेंडम एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक टाइप होता है। देखिए, डेमोक्रेसी भी हमारे पास ना कई तरह की हो सकती है। एक हमारे पास जो है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है और एक हमारे पास डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जैसे आप बोल दीजिए कि जैसे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जैसे इंडिया में हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है, हम लोग वोट करने जाते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर क्या होता है, अल्टीमेट डिसीजन कौन लेता है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स लेते हैं। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, क्योंकि करोड़ों लोगों से डायरेक्ट डेमोक्रेसी की उम्मीद नहीं कर सकते। हाँ, जैसे जैसे पंचायत होती है तो पंचायत में 10 20 50 लोग बैठते हैं, वो हर लोग जो है अपना वोट करते हैं या डिसीजन सुनाते हैं, वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का ही पार्ट है, जब लोग एक्चुअली में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन हम तो नहीं करते, हमारे बिहाफ पे कोई और करता है, तो इसलिए इनडायरेक्ट है। एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसमें कोई भी फैसला अगर सरकार को लेना होता है या लोगों को सरकार को कुछ अपना फैसला बताना होता है, तो लोगों से वोट करवाया जाता है, वो खुद वोट करते हैं, उसके बाद कोई डिसीजन लिया जाता है। जैसे मान लो आप ये समझ ले, जैसे इंडिया है, वैसे तो सिर्फ जस्ट एन एग्जांपल, स्विट्जरलैंड वगैरह में जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी को कई जगह पे फॉलो किया जाता है, कई यूरोपियन कंट्रीज वगैरह में, जहाँ की पॉपुलेशन कम होती है बेसिकली। अब मान लो इंडिया है कि भाई कल को सरकार को जो है यहाँ पे कोई बड़ा डिसीजन लेना है, सरकार को बहुत बड़ा डिसीजन लेना है। मान लो आप यही मान के चलो कि सरकार ये चाहती है कि भाई इस कंट्री में इंग्लिश को बैन कर दिया जाए, इंग्लिश को पूरी तरह से हटा दिया जाए और हर जगह जो है हिंदी को लागू कर दिया जाए। तो उसमें क्या होगा, दो तरीके होंगे। अब या तो पार्लियामेंट के अंदर सरकार ऐसा बिल लेके आए, कानून लेके आए, या फिर वो क्या करेगी, सीधा ही लोगों से वोटिंग कराएगा उस मुद्दे के ऊपर, ठीक है। ये कोई इलेक्शन का वोटिंग नहीं है, ये पर्टिकुलर उस इशू के ऊपर वोटिंग कराया जा रहा है, ठीक है। इलेक्शन का वोटिंग तो हो चुका, सरकार है वहां पे, सर अब वोटिंग लोगों ने किया, लोगों ने कहा कि हाँ भाई हिंदी को रहना चाहिए, इंग्लिश को आप हटा दो। तो सरकार के पास ये आर्गुमेंट होता है, क्योंकि लोग इस बात को कह रहे हैं, लोगों ने वोट किया है, इसीलिए हम लोग इसको लागू कर रहे हैं। तो इस तरह की चीजों को कहा जाता है रेफरेंडम, रेफरेंडम कहा जाता है। और मोस्टली केसेस में क्या होता है, रेफरेंडम जो है वो बाइंडिंग होता है सरकार के ऊपर, ठीक है। तो या तो सरकार को कुछ डिसीजन अपना इंप्लीमेंट करना होता है, या फिर लोगों को सरकार को कोई इंप्लीमेंट करने के लिए चीज बतानी होती है, तो रेफरेंडम क्रिएट किया जाता है, मोस्टली बाइंडिंग होता है, ठीक है। रेफरेंडम का ही एक और सब टाइप होता है जिसे प्लेबिसाइट कहते हैं। अरे कहां भाग गया भाई, कहां भाग गया रेफरेंडम, हाँ, जिसे कहते हैं प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट यूजुअली बाइंडिंग नहीं होता है, मोस्टली एडवाइजरी इन नेचर होता है, ठीक है, प्लेबिसाइट। और प्लेबिसाइट बहुत सीरियस मुद्दों पे नहीं करवाया जाता, लेकिन रेफरेंडम जो है बड़े मुद्दों पे करवाया जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फर्क है। तो ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी के पार्ट होते हैं, प्लेबिसाइट हो गया आपका, रेफरेंडम हो गया, रिकॉल हो गया, ये भी इनिशिएटिव हो गया, ये सब डेमोक्रेटिक इसके पार्ट होते हैं। डायरेक्ट रिकॉल में जैसे आपको मान के चलिए कोई नेता आपको पसंद नहीं है, ठीक है, और नेता को हटाने के दो तरीके होते हैं, या तो हमारे प्राइम मिनिस्टर से इस्तीफा मांग लें कि भाई चलो निकलो आपका टाइम हो गया है, या फिर लोग खुद वोटिंग करके बोलें कि भाई हमें ये नेता नहीं चाहिए, है ना, इसको भी आप रिकॉल कैटेगरी में डाल सकते हो, ठीक है। इनिशिएटिव तो यानी कि जो लोग चाहते हैं कि भाई किसी मुद्दे के ऊपर बात की जाए, उसे इनिशिएटिव कहते हैं। ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, रेफरेंडम का टर्म जो है काफी यूज होती है। चलिए अब बढ़ते हैं आज के एडिटोरियल के ऊपर। तो आज का एडिटोरियल देखिए क्या कहता है, रीडिस्कवरिंग द बे ऑफ बंगाल। तो आज का ये पूरा आर्टिकल बेसिकली बे ऑफ बंगाल के ऊपर ही पूरी बात की गई है। बे ऑफ बंगाल की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या क्या चीजें वहां पे चेंज हो रही हैं। तो देखिए क्या है ना, अभी बिम्स्टेक की मीटिंग होने वाली है। बिम्स्टेक की जो है अभी 4th मीटिंग होगी और इंडिया में ही होगी। तो उस मीटिंग में क्या हो रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी एक नया इंस्टीट्यूट ओपन कर रहे हैं, सेंटर फॉर बे ऑफ बंगाल स्टडीज एट द नालंदा यूनिवर्सिटी। तो नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। किसी को अगर पीएचडी वगैरह करनी है, वही पढ़ाई करनी है बे ऑफ बंगाल के ऊपर, तो यहाँ पे जाके स्पेसिफिक स्टडी कर सकता है। इंडिया में ये पहली ऐसी यूनिवर्सिटी होगी जो इस तरह का डेडिकेटेड एक कोर्स या एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, जो सिर्फ और सिर्फ बे ऑफ बंगाल स्टडीज के ऊपर डेडिकेटेड है। तो ये तो थोड़ा सा को पता है। अब ये बिम्स्टेक क्या बीमारी है, मैंने आपको वैसे पहले बता चुका हूं। देखिए बिम्स्टेक जो है एक मल्टी रीजनल टेक्निकल एंड द इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है।
इसके अंदर 7 मेंबर आते हैं, लेकिन शुरुआत में इसके साथ 7 मेंबर नहीं थे। इनिशियली जब 1997 में बिम्स्टेक को बनाया गया था तो इसे कहते हैं बैंकॉक डिक्लेरेशन, ठीक है, बैंकॉक डे। शुरुआत में इसका नाम होता था बिस्टेक, देखिए एम नहीं है इसके अंदर, BISTEC। बी का मतलब है बांग्लादेश, आई का मतलब है इंडिया, एस का मतलब है श्रीलंका और टी का मतलब है थाईलैंड और इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये तो 1997 में जब हम लोगों ने शुरुआत में इसको बनाया था। बाद में क्या हुआ, बाद में भैया इसमें म्यांमार भी ऐड हो गया। 1997 में इसमें म्यांमार भी ऐड हो गया। जब म्यांमार को हम लोगों ने इसमें ऐड किया तो एम जोड़ दिया, ये बन गया बिम्स्टेक, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड, ठीक है। बट 2004 में हम लोगों ने और इसमें चेंजेस कर दिए, नेपाल और भूटान को भी इसमें ऐड कर दिया। तो भैया बिम्स्टेक का नाम ही हम लोगों ने चेंज कर दिया। हर बार कब तक हम लोग इसमें एन और बी ऐड करते रहेंगे, तो इसका नाम हम लोगों ने पूरा चेंज कर दिया, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड द इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। अब इसमें किसी भी और कंट्री को ऐड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी ये बिम्स्टेक ही रहने वाला है। तो देखिए, देख सकते हैं हम क्लियरली यहाँ पे कुछ कंट्री है यहाँ पे, जैसे इंडिया है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, ये तो साउथ एशियन कंट्रीज हो गई। लेकिन म्यांमार, थाईलैंड, ये क्या हो गया, ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हो गई। तो दोनों को बेसिकली यहाँ पे ब्रिज का काम कर रहा है। तो 7 मेंबर हैं टोटली अभी यहाँ पे, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, इंडिया और म्यांमार और थाईलैंड। ये आपको थोड़ा बिम्स्टेक के बारे में पता होना चाहिए। तो अब यहाँ पे बे ऑफ बंगाल का ऑफ कोर्स बहुत बड़ा रोल है, सीधी सी बात है भाई। अब म्यांमार की बात कर लो, थाईलैंड की बात करो, बांग्लादेश, इंडिया, हर किसी के लिए बे ऑफ बंगाल इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जो है इस आर्टिकल में बताया गया है कि भैया बे ऑफ बंगाल के लिए क्या क्या चीजें हो रही हैं। तो एक तो जो हम लोगों ने नालंदा यूनिवर्सिटी में इनिशिएटिव लिया है वो तो इंपॉर्टेंट खैर यहाँ पे डेफिनेटली है ही। सिग्निफिकेंस क्या है ओवरऑल बे ऑफ बंगाल का, देखिए बे ऑफ बंगाल जो है आज से नहीं भाई, हिस्टोरिकली एक कॉमर्स हब रहा है ना। आप चोला किंगडम में देख लीजिए, जो सदर्न हमारी किंगडम हुआ करती थी, वो पूरा ट्रेड वगैरह वहां पे सब होता था इधर करके, अभी है ना। तो कमर्शियल हब रहा है, ईस्ट और वेस्ट को जोड़ने का एक रास्ता है बे ऑफ बंगाल। चाहे वो ट्रेड हो भैया, चाहे वो कल्चर हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समस्या क्या चल रही है अभी ग्लोबल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे चाहे आप इकोनॉमी की बात करो, चाहे ग्लोबल लेवल पे आप मिलिट्री की बात करो, इस समय बे ऑफ बंगाल रीजन के ऊपर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि चाइना यहाँ पे इन्फ्लुएंस बढ़ाने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। और अमेरिका ने जो है एशियन पीवट की उनकी जो पॉलिसी है, एशियन पीवट, और अभी हम लोग इंडो पैसिफिक की बात करते हैं, तो इंडो पैसिफिक में, पैसिफिक इंडो में क्या है, बे ऑफ बंगाल भी तो आता है ना। और चाइना जो है लगातार यहाँ पे देखिए आपके हम्बन टोटा हो, चाहे वो कोकोस आइलैंड हो, यहाँ पे लगातार इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहा है बे ऑफ बंगाल के थ्रू भी। तो बे ऑफ बंगाल का सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है, पिछले कुछ समय में 8-10 सालों में ज्यादा बढ़ गया है, जब से चाइना यहाँ पे ज्यादा ओवर एक्टिव हुआ है। और हमारी जो बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन की जो लेन्स हैं भैया, वो सारी यहाँ पे बिछी हुई हैं। तो इंडिया में इन सारी कंट्री में जो इंटरनेट, आपको क्या लगता है इंटरनेट आपको कैसे मिलता है? इंटरनेट को आपको सैटेलाइट से थोड़ी मिलता है, वो आपको केबल के थ्रू मिलता है, फाइबर केबल्स होती हैं, और वो फाइबर केबल जो है ओशन बॉटम के ऊपर बिछी रहती हैं। तो वो भी एक लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन, चाहे आपका ट्रेड हो, नेविगेशन हो, चाहे आपकी सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी क्यों ना हो, क्योंकि ऑयल वगैरह भी यहाँ से आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बे ऑफ बंगाल, ठीक है। उसके अलावा ये तो नॉर्मल चीजें हो गई, लेकिन जो नॉन ट्रेडिशनल डेंजर्स हैं जैसे टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, अब टेररिज्म आपने देखा है ना, बे ऑफ बंगाल का यूज करके भी टेररिस्ट एक्टिविटीज होती हैं, है ना, इलीगल ट्रैफिकिंग की जाती है, राइट। जैसे हम लोग 26/11 की बात करें तो अरेबियन सी, तो क्या इस तरह की चीजें बे ऑफ बंगाल में नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती हैं, ठीक है। क्लाइमेट चेंज एक अलग समस्या यहाँ पे डेफिनेटली है ही। उसके अलावा क्या हो रहा है कि यहाँ पे बहुत सारी कंट्री क्या करती हैं, मरीन लाइफ और एनर्जी सोर्सेज को एक्सप्लोर करती हैं, एक्सप्लोरेशन करती हैं, उसकी वजह से भी जो है नुकसान होता है इस पूरी चीज में। यहाँ की जो डाइवर्सिटी है, बहुत बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ मरीन बायोडाइवर्सिटी है। मैंग्रोव्स के ट्रीज की आप यहाँ पे बात कर लीजिए, ठीक है, काफी ज्यादा सेंसिटिव है, एंडेंजर्ड है, रेयर है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बे ऑफ बंगाल, सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं बल्कि इन सारी स्टेट्स के लिए। और बिकॉज इंडियन ओशन का ये हिस्सा है, तो इंडियन ओशन जो है वो पैसिफिक ओशन से और इधर उधर से हर जगह से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और तो इंपॉर्टेंस तो है ही इसकी, और थ्रेट भी तो चल रहा है ना लगातार,
ना, पॉपुलेशन भैया बढ़ रही है, लैंड यूज लोग कर रहे हैं, ज्यादा ओवर फिशिंग कर रहे हैं, रिसोर्सेज को एक्सप्लोटेशन कर रहे हैं, सी लेवल राइज हो रहा है, सैलिनाइजेशन वहां पे बढ़ रहा है, ठीक है, केयरलेस एक्सप्लोटेशन होती है। वो इंडिया और श्रीलंका का जो फिश वाला इशू है, फिशरमैन वाला, वो तो बिल्कुल अलग है ही, ठीक है। जियो पोलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ गया, अमेरिका की प्रेजेंस यहाँ पे काफी बढ़ गई है, ब्रिटेन की बढ़ गई है, चाइना की बढ़ गई है, तो बहुत सारे थ्रेट भी हैं यहाँ पे, राइट। और इंडस्ट्रियल वेस्ट हम लोग यहाँ पे डालते हैं, ऑयल स्पिल्स जो शिप वगैरह जो है लीक हो जाते हैं, पोल्यूशन की समस्या है भाई यहाँ पे, नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक वगैरह काफी ज्यादा यहाँ पे डाली जाती हैं, डेड जोन डेवलप हो गए हैं वहां पे बे ऑफ बंगाल के अंदर भी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो इंपॉर्टेंट भी बहुत है बे ऑफ बंगाल हमारे लिए, और उसको थ्रेट भी काफी ज्यादा है। लेकिन हम लोग सिर्फ यहां तक तो लिमिट नहीं रखेंगे अपने आप को, सोल्यूशन क्या है भाई उसके बारे में बात करिए। पहले तो नालंदा यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने जो चीजें की हैं, तो वो ऑफ कोर्स एक इनिशिएटिव है कहीं ना कहीं, ठीक है, जो हम लोगों ने कोर्स वहां पे लॉन्च किया, एक इंस्टीट्यूशन वहां पे बनाया है, ये बहुत बड़ी बात है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट करिए, जो इंटरडिसिप्लिनरी जो स्टडीज होती हैं उनके ऊपर फोकस करने की रिक्वायरमेंट है, यानी कि जैसे बायोडाइवर्सिटी, ब्लू इकोनॉमी, जियो इकोनॉमिक्स, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच लेने की यहाँ पे जरूरत है। जितनी भी यहाँ पे नेबरिंग कंट्रीज है भाई, सबको कोऑपरेट करना पड़ेगा, एक हाथ से काम चलने वाला यहाँ पे है नहीं, चाहे वो सेफ्टी हो, सिक्योरिटी हो, चाहे कोऑपरेशन हो, मरीन ट्रांजिट वगैरह कुछ भी हो। नॉन ट्रेडिशन जो थ्रेट है, टेररिज्म हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, है ना, जो जो अनरेगुलेटेड जो फिशिंग होती है, इलीगल जो चीजें रिपोर्ट की जाती हैं नहीं की जाती, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, ड्रग्स वगैरह वो सब चलता है, उसके लिए भी कोऑपरेट आपको करने की जरूरत है। स्किल बिल्डिंग करिए, रिसर्च वगैरह ज्यादा करने की जरूरत है, डेटा वगैरह को शेयर करने की रिक्वायरमेंट है। तो ये सारी चीजें हैं जिसके लिए एक जो है हम लोग सोल्यूशन यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था थोड़ा सा हमारा बीमस्टैक के बारे में। प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी बीमस्टैक को लेकर सवाल पूछे जा चुके हैं, फ्यूचर में भी डेफिनेटली यहाँ से पूछे जाएंगे। तो आप जो है यहाँ पे डेफिनेटली इंडिया और जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे जिनमें बीमस्टैक आता है, मेकोंग गंगा एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, एक क्वेश्चन लिख सकते हो, इन द बैकग्राउंड ऑफ इंक्रीजिंग various threats in Bay of Bengal, discuss the significance of Bay of Bengal। बस इतना करो, ठीक है, क्योंकि इसने थ्रेट ऑलरेडी पूछ लिया है ऊपर, तो इसका मतलब सॉल्यूशन तो हमें बताना ही बताना है, ठीक है। विद द बैकग्राउंड ऑफ थ्रेट्स डिस्कस द सिग्निफिकेंस आपको बताना है, और थ्रेट हम लोगों ने पूछ ही लिया है स्पेशली, और सॉल्यूशन भी आप यहाँ पे मेंशन करोगे। तो 150 वर्ड्स में जो है 10 मार्क्स में आप इसको डेफिनेटली डाल सकते हो। और क्योंकि बीमस्टैक के बारे में आपको ज्यादा यहाँ पे फोकस किया जाना है, ठीक है, आप इसी पर लिख सकते हो डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ बीमस्टैक, ऐसे भी लिख सकते हो अगर आप किसी को क्वेश्चन थोड़ा चेंज करना है, सिग्निफिकेंस ऑफ बीमस्टैक, ठीक है, बे ऑफ बंगाल काट के बीमस्टैक भी कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा आप यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन बना सकते हो। लेकिन छोटा सा आर्टिकल और आपको करवा देता हूँ, इन वैसे छोटा ही है बहुत, कोई खास इंपॉर्टेंट भी नहीं है, छोड़ भी सकते हैं। इन नेचर्स वार्निंग साइन अ नेज टू द रिपेरियन स्टेट। रिपेरियन स्टेट का मतलब होता है जो स्टेट आपस में रिवर शेयर करते हैं, उसे रिपेरियन स्टेट्स कहा जाता है। जैसे आसाम, बिहार, ठीक है, वहां पे अभी फ्लड आया था बहुत भयंकर, भैया पाकिस्तान के अंदर अभी बहुत भयंकर फ्लड आया है। तो ये रिपेरियन स्टेट का मतलब ये, जैसे अब पाकिस्तान के अंदर जो रिवर है वो इंडिया से निकल के जा रही हैं भाई, इंडिया में जो रिवर आ रही है वो चाइना से निकल के आ रही हैं, तो ये रिपेरियन स्टेट्स हैं, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान रिपेरियन स्टेट्स हैं, क्योंकि एक दूसरे के रिवर को शेयर करते हैं। लेकिन यहाँ पे इंटरनेशनल कानून भी है। अब देखिए क्या होगा ना, मान लो चाइना ने जो है डैम बना दिया, ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर डैम बना दिया। अब भाई जब इंडिया, मान लो चाइना के बीच में फ्यूचर में कोई वॉर हो गया, तो चाइना ने वहां से पानी छोड़ दिया, तो इंडिया के अंदर क्या आएगा, फ्लड आएगा। लड़ने की जरूरत ही नहीं है, बस डैम से पानी छोड़िए, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। अब ये चीज ना इंटरनेशनली भी पता है। अब ये ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ ये इशू इंडिया के अंदर ही है, अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राजील, वहां पे भी इशू चलते हैं, हर जगह चलते हैं। तो उसके लिए जो है हमारे पास इंटरनेशनल कानून बना हुआ है, ठीक है, जो कहता है कि भाई आप जब रिपेरियन स्टेट हो तो आप अपनी पोजीशन का मिसयूज नहीं कर सकते, ठीक है, आप दूसरों को हार्म नहीं पहुंचा सकते अपने नेचुरल रिसोर्सेज का मिसयूज करके, आप वहां पे फ्लड वगैरह जो है क्रिएट नहीं कर सकते। और ये जो बनाई हुए हैं वो बाइंडिंग इन नेचर है, बाइंडिंग इन नेचर है। देखिए क्या कहता है,
एक तो हमारे पास क्या है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द नॉन नेविगेशनल यूज ऑफ इंटरनेशनल वाटर कोर्स 1997, ये आपने ध्यान देना है। उसके अलावा हमारे पास है ट्रांस बाउंड्री वाटर कोर्स एंड द इंटरनेशनल लेक्स 1992। तो ये दो इंटरनेशनल ट्रीटी है हमारे पास और ये बाइंडिंग इन नेचर है, ध्यान देना आपने। मजे की बात आपको बताऊं, इंडिया और चाइना इसका पार्ट है ही नहीं। इसमें क्या होता है, अगर आप इसके मेंबर हो तो रिवेरियन जो रिवर्स होती हैं, आपको उनकी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है दूसरी कंट्री को। आप वहां पे क्या डैम बना रहे हो भाई, डैम की हाइट क्या होगी, वहां पे वाटर कितना स्टोर होगा, उसका पर्पस क्या है, वो सब चीजें आपको बतानी पड़ती हैं अगर आप यहाँ का मेंबर हो। लेकिन इंडिया और चाइना बेसिकली उसका पार्ट है नहीं। हाँ, हमारे बीच में एक्जैक्टली कोई कानून नहीं है इंडिया चाइना के बीच में, लेकिन एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जो 2013 में हम लोगों ने पास किया था, लेकिन ये बाइंडिंग इन नेचर नहीं है। तो चाइना जो है ब्रह्मपुत्र के ऊपर खूब सारे डैम बना रहा है, ऐसा माना जाता है कि भाई इसको स्पेस से भी देख सकते हो आप, लेकिन इंडिया के साथ जो है बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करता, चाहे अर्बनाइजेशन के बारे में हो, चाहे वो डिफॉरेस्टेशन के बारे में हो, चाहे वाटर लेवल के बारे में हो। ये जो है इंडिया और चाइना के बीच में ब्रह्मपुत्र रिवर को लेकर थोड़ा सा इशू है। और हमारे पास जो है नेपाल के साथ भी है, क्योंकि नेपाल भी रिपेरियन स्टेट्स है। तो जैसे कोशी रिवर हुआ, गंडक रिवर हुआ, इनमें लगातार फ्लड आता रहता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे चाहे आसाम हो चाहे बिहार हो, वहां पे फ्लड आता है इसकी वजह से। तो इंडिया नेपाल के बीच में भी हमें एक तरह का कानून बनाने की जरूरत है। हालांकि हमारे पास इंडिया नेपाल कोशी एग्रीमेंट है 1954, लेकिन और जो ट्रांसबाउंडरी रिवर्स हैं, ठीक है, उनको इंक्लूड करने की रिक्वायरमेंट है। इंडिया पाकिस्तान के बीच में भी जो है ऑलरेडी हमारे पास इंडस वाटर ट्रीटी है, लेकिन फ्यूचर में जो है इस तरह की चीजें ना हो, उसके लिए हमें और कुछ यहाँ पे करने की रिक्वायरमेंट है। तो यही है, जैसे इंडिया नेपाल, इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान रिपेरियन स्टेट्स हैं, किस तरह से वाटर का यूज करते हैं, मिसयूज करते हैं, क्या क्या उनके बीच में बेटर चीजें होनी चाहिए, तो वो सब चीजें जो है यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा अपने हिसाब से मेंशन की हैं। कोई बहुत बड़ी इसमें ऐसा नहीं लगा मुझे, बहुत खास कंटेंट है, लेकिन जितना है उतना हम लोगों ने कर लिया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।